मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है जैव विविधता एवं उसका वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो जैव विविधता एवं वर्गीकरण ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पे आप लोग को मैं संक्षिप्त में कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा। तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता एंड क्लासिफिकेशन जैव विविधता एक जीव समुदाय का संगठित समूह होता है। जैव विविधता जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे स्थित होते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र में जैव विविधता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं दे दूँ। इंट्रो जिसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। जैव विविधता अर्थात होता है, जैव अर्थात होता है जीव, बायो अर्थात होता है जीव, और डाइवर्सिटी अर्थात होता है विभिन्नता। बहुत सारे जीव जो है, विभिन्न प्रकार के जीवों की विभिन्नता या प्रकार, एक भाषा में बोल सकते हैं प्रकार। तो बहुत सारे जीवों का प्रकार एक निश्चित क्षेत्र में निवासरत होता है या एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण उसको बोलते हैं जैव विविधता। तो किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव या जीवों, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। इसको लिख लेंगे बेटा, है ना। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। जैव विविधता कहलाती है किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले उस जीवों की, उस क्षेत्र विशेष की जीव जो है, उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहलाती है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब मैं छोटा छोटा आप लोग को उदाहरण देता हूँ। आप लोग डिस्कवरी चैनल में अधिकांशतः देखते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया का कभी दिखाता है या श्रीलंका के दिखाता है। विभिन्न प्रकार के बंदर, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ वहाँ पे विद्यमान होती है। वैसे ही हमारा भारत का भी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी एक जैव विविधता है, हमारे गांव का भी जैव विविधता है, हमारे शहर का भी एक जैव विविधता है। और बिना जैव विविधता की जीव संसार की अपन कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे यही कारण है कि हम मनुष्य दूसरे जीवों पर जीवन के लिए आश्रित है, किसी न किसी रूप में। चींटी पर आश्रित है, दीमक पर आश्रित है, चिड़ियों पर आश्रित है कि नहीं?
सही बोल रहा हूँ ना? तो और वो जीव भी हम पे आश्रित है, पेड़ पौधों पर हम भी आश्रित है। तो ये आश्रय जो है इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, आपस में तालमेल बना के चल रहे हैं। तो उस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। अब हम एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं, नीम, आम, जामुन, है ना? नीम, आम, जामुन, बेर, गेंदा, गुलाब, ये क्या है? वृक्ष या पौधे कहलाएंगे। तो पेड़ की वैरायटी है नीम, आम, जामुन, बेर, गेंदा, जाम और गुलाब। तो वृक्ष की एक प्रजातियां है। नीम, कितने भी प्रकार के नीम प्रजाति कहलाएगी, उसकी जाति को ये बताता है। आम, बहुत सारे प्रकार के आम, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी आम हो गया, है ना, बैगनफली, इस प्रकार के मैंने क्वालिटी को बताता है। तो आम, नीम, भेड़, बबूल, बकरी, गाय, मनुष्य। अब ये नीम का पौधा जो है भारत में पाया जाता हो या भारत के अन्य अन्य प्रांतों में पाया जाता हो, वो नीम ही कहलाएगा, है कि नहीं? दूसरा उसका नाम नहीं हो सकता। आम ही कहलाएगा, उसका नाम नहीं हो सकता, है ना? उसको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आम ही बोलेंगे, मैं उनकी भाषा में, है कि नहीं? साइंटिफिक नेम जो होता है उस हिसाब से, ठीक है? तो ये सारे चीजों को अपने को देखना है ना, परखना है। अब गाय हो गया, भारत के किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले जो गाय है वो गाय ही कहलाएंगे। विभिन्न प्रकार की गायों की प्रजातियां होती। मनुष्य, विभिन्न प्रकार के मनुष्य जो है होते हैं, उनकी प्रजातियां जो है मनुष्य की प्रजाति कहलाएगी। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के मनुष्य है, ठीक? तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जीव समुदाय, है ना, जीव समुदाय, ठीक है? अब अगली कड़ी में हम बढ़ते हैं कि नीम एक पौधा है, इसको मिटाता हूँ बेटा मैं, है ना? नीम ये पौधा है, जामुन पौधा है, बेर पौधा है। तो हम ले लेते हैं पौधों की प्रजातियों में समानताएं जो है नहीं होती, है ना? अब इसी चीज को देखते हैं, जैव विविधता के बारे में हम पढ़ लिए। अब वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण क्या चीज है? वर्गीकरण अलग अलग जीवों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करते हैं? हम जो है संपूर्ण जीव संसार को एक कैटेगरी में डिवाइड करके नहीं अध्ययन कर सकते। अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटेंगे तभी हम अध्ययन कर सकते हैं और हमारे आने वाले भविष्य को उसके बारे में अवगत करा सकते हैं। इसी कारण वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। जैसे कोई भी दो वृक्ष हूबहू समान हो, लेकिन उनके पे जो समानताएं होती है वो इंटरनल समानताएं होती है और कुछ एक्सटर्नल समानताएं होती है, और समानताओं के बावजूद उनमें अंतर भी होता है। यही अंतर हमारा वर्गीकरण के लिए उपयोगी है। जैसे मैं दो पत्तियों का उदाहरण देता हूं। हम कुछ पत्तियां लेंगे, पत्ती, और उन पत्तियों को हम देखते हैं तो पत्ती है, लेकिन अलग अलग साइज होता है हर एक पौधे का, अलग अलग प्रकार का पत्ती का, उसका मार्जिन अलग होता है, वेरिएशन अलग होता है, उसमें पेडिसिल अलग होती है, डंठल, है कि नहीं? वो टहनी से किस प्रकार से ब्रांच है वो अलग होता है। तो पत्तियों में भी अंतर होता है। तो कोई भी दो पत्तियां हूबहू समान नहीं हो सकती। उसी प्रकार से मनुष्य, हम ले लेते हैं मनुष्य का उदाहरण।
या मनुष्य के अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी हम ले लेते हैं, बालक और बालिका क्लास के विद्यार्थी लेते हैं, राम श्याम हो गया और गीतांजलि हो गया या रानी देवी का जो भी है हम नाम से पुकार लेते हैं। तो ये विद्यार्थी किन्हीं भी दो विद्यार्थियों के जैसे हाइट हो गया, वजन हो गया, हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, बाल की आकृति, ये सारा चीज को हम देखेंगे, नाखूनों की आकृति, ये सारा चीज को हम देखेंगे तो कोई भी दो विद्यार्थी हूबहू सेम नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो आइडेंटिफाई करने के लिए वर्गीकरण की क्रिया यहाँ पे दी गई है। हर जने का हाथ का जो पाम का जो बनावट है सबका अलग अलग हाइट होता है। हूबहू एक ही व्यक्ति का जो एक ही माँ बाप से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके भी हाथ पैर बनावट जो है आकृति के ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वर्गीकरण के लिए है। डाइवर्सिटी वही कहलाती है, विविधता के अंदर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हमको ये चीज इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि हम जैव विविधता एवं वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जैव विविधता के अंतर्गत सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया उस समय प्रारंभिक समय में अरस्तु, महान वैज्ञानिक अरस्तु ने जैव विविधता को बताने के लिए अपना एक संग्रह किया पौधों और जंतुओं का। उन्होंने दो रूप दिया अरस्तु ने। पहला, वे जो जल में रहते हैं और दूसरा स्थल में रहने वाले। जल और स्थल, जल या थल भी बोल सकते हैं। स्थल भी, जल माने पानी में रहने वाले जीव और स्थल माने जो भूमि में रहने वाले जीव। सबसे पहले अरस्तु ने इसके बारे में बताया। फिर जॉन रे नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने संपूर्ण जीव संसार को दो कैटेगरी में बांट दिया। फिर कैरोलस लीनियस आए, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण जीव संसार को अध्ययन करने के लिए एक किताब उन्होंने निकाला। वो किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने जीव संसार को दो कैटेगरी में बांटा, जंतु और पादप कैटेगरी में बांटा। सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब लिखा और उस किताब में जीव संसार को दो कैटेगरी में बांट दिए, पादप और जंतु। पादप और जंतु। प्रारंभिक समय है तो धीरे धीरे रिसर्च काम होते रहे, अनेक वैज्ञानिक आए और अपना अपना काम बताते गए। देखो है कि नहीं? तो पादप और जंतु, ठीक है, दो कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया। फिर आर.एच. विटकर नामक वैज्ञानिक ने आर.एच. विटकर, इन्होंने संपूर्ण जीव संसार को 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5, ठीक है, 1969, ठीक है, सन 1969 में 5 जगत इन्होंने वर्गीकरण दिया। 5, जिसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत के बारे में बताया आर.एच. विटकर। संपूर्ण जीव जगत को क्यों भाई 2 जगत में तो हम नहीं पढ़ सकते लीनियस के हिसाब से, तो आर.एच. विटकर ने कहा कि भाई
और भी है जीव समुदाय में जंतु पादप बहुत सारे कैटेगरी, उसको 5 जगत वर्गीकरण में बांट दिया आर.एच. विक्टर। और 5 जगत वर्गीकरण में बांटने का उन्होंने आधार निकाला कि हम कैसे जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में बांटे। तो मैं यहाँ ऊपर में लिखना चाहूंगा, लिख दूं बच्चों? हाँ ठीक, लिख रहा। उनके आधार उन्होंने कुछ कैटेगरी डिवाइड किया 5 जगत वर्गीकरण का और बांट दिया। मैं इसका ग्राफ ही बना दे रहा हूँ, है ना, क्लासिफिकेशन का, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है कि नहीं। और समझ के आपको इसको अभ्यास भी करना है ना। घर में आप बैठ के आप अभ्यास भी कीजिए, बहुत अच्छा है जीवों के बारे में जानना। वैसे भी जीव विज्ञान हमारा जो है, विज्ञान हमारा जीव से संबंधित है। हमको अच्छा लगता है अपने आसपास के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि संपूर्ण जीव संसार को आर.एच. विक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण किया। सजीव, सजीव आए। इस सजीव के अंतर्गत देखते हैं एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक। सजीव के अंतर्गत हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा जो है यूकैरियोटिक। हो गया, 2 कैटेगरी बांट लिए, सजीव, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको एक बॉक्स बना दे रहे हैं ताकि अच्छा सुंदर दिखे, बढ़िया दिखे, है ना, चक से दिखता है दूर से, है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके बाद सजीव के बाद इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या आएंगे? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय आप लोग समझने जा रहे हैं, है कि नहीं? बैक्टीरिया, ठीक है। एक कोशिकीय जीव आता है, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय के अंतर्गत मोनेरा, मोनो, है कि नहीं? एक कोशिकीय में मोनेरा जगत आएगा, मोनेरा, ठीक है, समझ गया बच्चों? मोनेरा जगत आया, ये पहला जगत हुआ मोनेरा। मोनेरा में अधिकांशता जो है क्या आता है? अमीबा, ये सॉरी बैक्टीरिया लिख देते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यहाँ पे वर्णन किया गया है। मोनेरा जगत में क्या आएंगे? बैक्टीरिया को आर.एच. विक्टर ने शामिल किया, आर.एच. विक्टर। ये साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट लोग साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ पे आया, प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स में भी एक कोश की और बहुकोश की दोनों संरचनाएं इसमें बनेंगे। यूकैरियोट्स में भी एक कोश की और बहुकोशिकी। बहुकोशिकी, समझ आ रहा है ना? ठीक 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 बेटा। एक कोशिकी, है कि नहीं? एक कोश की और बहुकोश की। यूकैरियोट्स में भी दोनों है। अब यूकैरियोट्स के एक कोश की के अंतर्गत आता है प्रोटिस्टा। क्या आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत को इसके अंतर्गत हम लिखते हैं।
प्रोटिस्टा आएगा। ठीक बेटा, गुड। या तो एक कोशिकी के अंतर्गत प्रोटिस्टा आएगा। प्रोटिस्टा में अमीबा इसके अंतर्गत आता है। अमीबा, अमीबा तो सब जने जान रहे हो आप, कोई अमीबा का चित्र किसी को बनाने के लिए बोल दे तो बना सकते हैं आसानी से, है कि? अब बहुकोशिकीय जीव में हम आते हैं। एक कोशिकी हो गया, है ना। अब एक कोशिकी में हमारा आ गया प्रोटिस्टा जगत। बहुकोशिकीय जीव में कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति विहीन। ठीक है कि नहीं? सही है, सही है ना। हाँ, इसको भी बांट लेते हैं। बहुकोशिकीय में दोनों आएंगे, कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति विहीन। कोशिका भित्ति सहित और दूसरा है कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति रहित, रहित अर्थात होता है ना होना, कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति सहित वाला और कोशिका भित्ति रहित वाला, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं अमीबा कोशिका भित्ति रहित, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, कौन आएगा उसमें? कोशिका भित्ति सहित वाले में पौधे और क्या आएंगे? एनिमल, सॉरी, प्लांट और फंजाई। इसको और